जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पास्ट एंट्री टेस्ट सीरीज का जो है वो आगाज कर दिया है। सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो चैप्टर हमने कवर करना है वो है जी बायो एनर्जेटिक्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इसी चैप्टर का वन शॉट लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो है वो आप जाके वन शॉट लेक्चर जो है उसको तैयार करें, उसके नोट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इस एंट्री टेस्ट सीरीज को जो है वो 2 से 3 बार जो है वो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें, इसको सुने। और देन आपका ये चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार होगा। एक और चीज़ आपको बताते चले कि इस एंट्री टेस्ट सीरीज में तमाम प्रोविंसेस के जो पास्ट एमडी कैट पेपर्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, और इसमें नम्स के जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो नम्स के कैंडिडेट्स होंगे वो जानते हैं कि 28 सितंबर जो है वो नम्स की जो है वो एंट्री टेस्ट जो डेट है जो अभी तक रिकमेंड की गई है। सो हमारी कोशिश होगी, और एमडी कैट की जो है वो 5 अक्टूबर है। सो हमारी कोशिश होगी कि इससे पहले पहले जो है ऑलमोस्ट 25 सितंबर तक जो है वो आपको ये एंटी टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीट करवा दी जाए। चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है वो आज की हम एंट्री टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करेंगे जी हम। नंबर 1 एमसीक्यूज हमारे पास है जी। ड्यूरिंग परसिस्टेंट ओवर वर्क, ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल्स ओपन द ऑप्शन ऑफ। ड्यूरिंग परसिस्टेंट का मतलब होता है मसलसल, ओवर वर्क का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा काम, इंटेंस एक्टिविटी करना। तो जब हमारे स्केलेटल मसल्स मसलसल जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हमारे मसल्स फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं एटीपी की प्रोडक्शन के लिए? तो वो है जी एन एरोबिक रेस्पिरेशन। याद कीजिएगा, जो फर्स्ट चॉइस होगी, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा स्केलेटल मसल्स की एटीपी प्रोडक्शन के लिए, वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। लेकिन जैसा कि एमसीक्यूज में बताया जा रहा है कि इंटेंस एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जा रही है, मसलसल एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। तो जब हमारे स्केलेटल मसल जरूरत से ज्यादा मसलसल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो अकेला एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी की प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। लिहाजा एटीपी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे जो मसल्स हैं वो फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और वो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमारे मसल्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए क्या करते हैं? एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि एटीपी की प्रोडक्शन को जो है वो एनहांस किया जा सके। सो करेक्ट आंसर होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है जी दी ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फास्फेट ऑफ एटीपी। देखिए, एटीपी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है ये पेंटोस शुगर होती है, जिसके एक एंड पे जो है वो एडिनिन मौजूद होती है। एक एंड पे एडिनिन होती है, और दूसरे एंड पर जो है वो 3 फास्फेट होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होते हैं। लिहाजा वो कहता है अगर टर्मिनल फास्फेट को हम ब्रेक करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? डेट इज 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। और अगर स्टूडेंट इसको हम किलो जाउल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनती है लगभग 30.5 किलो जाउल पर मोल एनर्जी बनती है। ठीक है, तो अगर किलो कैलोरी में होगा तो 7.3 आएगा, और अगर किलो जाउल होगा तो 30.5 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी ग्लाइकोलिसिस को कितनी फेजेस में डिवाइड किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है जी 2 फेजेस। ग्लाइकोलिसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो फेज है हमारे पास वो होती है जी प्रेपरेटरी फेज। ठीक है, और सेकंड जो है वो हमारे पास क्या होती है? डेट विल बी नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 फास्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो अब इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ग्लाइकोलिसिस का पूरा चार्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रेपरेटरी फेज भी तैयार करनी है, ऑक्सीडेटिव फेज भी तैयार करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस जब आप याद करेंगे तो उसमें जो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो स्टेप है, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि 2 फास्फोग्लिसरेट जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? 2 फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाता है फास्फोइनोल पायरोवेट में। प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट जो है वो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। और ये कैसे होता है? बाय रिमूवल ऑफ वाटर।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, डेट इज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास द प्रोसीडिंग ऑफ क्रेब साइकिल फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सीनेट। ठीक है, क्रेब साइकिल में जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट बनता है तो इस दौरान किसकी प्रोडक्शन होती है, तो डियर स्टूडेंट्स होती है एटीपी की प्रोडक्शन। अब इसके लिए आपको क्रेब साइकिल याद करना होगा। लेट्स से अगर हमारे पास ये क्रेब साइकिल है, तो डियर स्टूडेंट क्रेब साइकिल में यहाँ पे करके जो है ना अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो मौजूद होता है। अभी अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये सक्सीनेट में जब ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इस दौरान क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। तो इस दौरान क्या होता है, एटीपी की जो है वो प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सीनेट बनता है तो इस दौरान एटीपी की जो है वो प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन रेस्पिरेटरी, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कह सकते हैं, उसमें कोएंजाइम क्यू को ऑक्सीडाइज कौन करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम रेस्पिरेटरी चेन की बात करेंगे तो उसमें आपने एक सीरीज याद रखनी है। साइटोक्रोम क्यू है, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम ए है, सॉरी साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए 3 है, एंड देन आती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो कोएंजाइम क्यू जो है ना इसको ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी जो है इसको ऑक्सीडाइज करेगा साइटोक्रोम सी। तो ये हमारे पास कोएंजाइम क्यू के बाद साइटोक्रोम्स की एक सीरीज आती है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए 3। तो कोएंजाइम क्यू को ऑक्सीडाइज कौन करेगा, तो डेट इज साइटोक्रोम बी जो है उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन रेस्पिरेटरी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ। तो रेस्पिरेटरी चेन में जो एटीपी बनती है ये किसकी ऑक्सीडेशन से बनती है, तो डियर स्टूडेंट्स ये बनती है एनएडीएच की ऑक्सीडेशन से। क्योंकि इसमें से इसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकाला जाएगा, फिर उस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, उस इलेक्ट्रॉन को चेन से जो है वो पास किया जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे क्या बनेंगे डियर स्टूडेंट, उससे एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट है जी थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसा मैकेनिज्म जो अपनी आउटपुट से कंट्रोल होता है, अपनी प्रोडक्ट से कंट्रोल होता है। थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटिंग फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस एंजाइम के जरिए। और इसके लिए हमें किसकी मिकदार की जरूरत पड़ेगी, एटीपी की बड़ी मिकदार में जो है वो जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पावर सिंथेसाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज कन्वर्टेड इनटू असिमिलेटरी पावर। अब ये देखिए दो तरह की पावर्स का जिक्र किया गया, एक है रिड्यूसिंग पावर और एक है असिमिलेटरी पावर। याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो असिमिलेटरी पावर होती है ये असिमिलेटरी पावर कहते हैं, एटीपी के लिए टर्म यूज की जाती है जिसको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। और रिड्यूसिंग पावर जो है ये वर्ड यूज किया जाता है एनएडीएच के लिए और FADH2 के लिए, क्योंकि इनमें जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन के अंदर होती है। ठीक है, सो हाइड्रोजन की फॉर्म में होती है। सो इसमें हम रिड्यूसिंग टर्म जो है वो यूज करते हैं। अब वो कह रहा है रिड्यूसिंग पावर जो है इसको कन्वर्ट करना है असीमिलेटिंग पावर में। तो इसके लिए हमें किस प्रोसेस की जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो रिड्यूसिंग पावर को जो है वो असीमिलेटिंग पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा वो होगा जी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। नेक्स्ट है जी पिक अप द वन दैट प्रोवाइड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है, तो वो है जी डियर स्टूडेंट्स NADPH2। क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकाले जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन की जाएगी, फिर हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड होंगे, जो कि चेन से पास करने पर जो है वो फिर एनर्जी रिलीज करेंगे जिससे एटीपी की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट है एज इलेक्ट्रॉन मूव डाउन द चेन देयर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज। तो जब इलेक्ट्रॉन चेन में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, लिहाजा उनकी एनर्जी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज जो है वो एनर्जी उनकी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है जी द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी फ्यूल यूज्ड बाय द सेल। तो सेल में सबसे ज्यादा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो फ्यूल यूज होता है अल्टीमेटली ग्लूकोज है। नेक्स्ट है द पाथवे डेट अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो वो है जी ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये प्रोसेस एन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और यही सेम प्रोसेस जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। अब ऑर्गेनिजम्स में या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है या एरोबिक होती है, अब दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो लाजमी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट जो MCQs है वो है जी
कि जो सेल है वो क्या करता है, प्रोसेसेस पायरोविक एसिड। सेल पायरोविक एसिड को कितने वेज में प्रोसेस कर सकता है, तो वो 3 वेज हैं। अब वो 3 वेज कौन कौन से हैं? एक तो है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जब ग्लूकोज से बनती है पायरोवेट, जिसको हम पायरोविक एसिड भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, तो अगला स्टेप क्या होगा, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, जो फिर क्रेब साइकिल वगैरह में जाएगा। फिर दूसरी हमारे पास जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो है जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो पायरोवेट बनता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, यही जो पायरोवेट होती है इसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन और देन 2 टाइप्स आ जाएंगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। 3 वेज होते हैं जिसमें पायरोविक एसिड को आगे फर्दर प्रोसेस किया जा रहा होता है। अच्छा जी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन बैक्टीरिया में भी होती है और यीस्ट में भी होती है। द सो कॉल्ड हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो एटीपी में जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो वो होते हैं डियर स्टूडेंट सेकंड और थर्ड फास्फेट पे। जैसा कि हमने पहले भी एटीपी का स्ट्रक्चर बनाया था, हमने कहा था कि इसके एक साइड पे क्या होते हैं, 3 फास्फेट होते हैं। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो थर्ड फास्फेट टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा फास्फेट टूट रहा है। तो दूसरा और तीसरा जो फास्फेट है इस ये है, दे आर हाई एनर्जी, इनके बॉन्ड्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है उसकी रिमूवल होती है। नेक्स्ट है जी द फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस डेट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ग्लाइकोलिसिस का वो कौन सी फेज है, याद कीजिएगा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस की 2 फेजेस होती हैं, प्रेपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। तो ग्लाइकोलिसिस की वो कौन सी फेज है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और साथ ही साथ क्या होता है, एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो वो है जी प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी को, एटीपी को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, एटीपी जो है वो फिर हासिल होती है, जबकि प्रेपरेटरी फेज में जो एनर्जी है वो क्या हो रही होती है, एटीपी की फॉर्म में कंज्यूम हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट है जी द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच यील्ड एटीपी। ग्लाइकोलिसिस के ग्लाइकोलिसिस के कौन से स्टेप्स में एटीपी की प्रोडक्शन होती है, याद कीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस में स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 जो है, स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 जो है, इसके अंदर क्या हो रही होती है, एटीपी की जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। अब स्टेप नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, तो स्टेप नंबर 7 में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 1,3 बिस फास्फो। अब इसके लिए ग्लाइकोलिसिस का चार्ट डियर स्टूडेंट्स आपको याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट किया जाता है 3 फास्फोग्लिसरेट में। ये जो कार्बन नंबर 1 पे जो फास्फेट होता है इसको रिमूव किया जाता है, जिससे एटीपी की प्रोडक्शन होती है। फिर उसके बाद आगे चल के जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, जो हमारे पास जो फास्फोइनोल पायरोवेट है, लास्ट स्टेप फास्फोइनोल पायरोवेट, पीईपी, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा भी था, उससे जब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनती है पायरोवेट, तो इसमें भी क्या होता है, फास्फेट रिमूव होता है, एटीपी बनती है। अब ये हमारे पास स्टेप नंबर 7 है और ये हमारे पास स्टेप नंबर 10 है। नेक्स्ट है जी द सिमिलैरिटी बिटवीन साइटोक्रोम्स एंड हीमोग्लोबिन। तो साइटोक्रोम्स में और हीमोग्लोबिन में कौन सी सिमिलैरिटी है, तो साइटोक्रोम्स जो है दीज आर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स। ठीक है। और हीम जो है, ये भी आयरन के लिए वर्ड यूज होता है, तो हीम जो है यहाँ पर इनमें कॉमन सिमिलैरिटी है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, अब रेस्पिरेटरी चेन में हमने पढ़ा था कोएंजाइम क्यू है, फिर साइटोक्रोम्स की एक पूरी सीरीज है, एंड देन एंड पे हमारे पास क्या आती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास आ जाती है, मालिकुलर ऑक्सीजन आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास मालिकुलर ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो सब्सटेंस होता है।
नेक्स्ट है जी, ईच पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी चेन एज NADH यील्ड। तो NADH से हमारे पास कितने ATP बनते हैं, तो 3 ATP जो है वो हमारे पास बनते हैं। याद रखिएगा, जब हम FADH की बात करेंगे या DH2 की बात करेंगे तो उससे 2 ATP की प्रोडक्शन होती है। द फर्स्ट फेज ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उनमें, अब एनर्जी मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, वो मेटाबॉलिज्म जिसमें एनर्जी बनती है, और वो क्या है जी, सेलुलर रेस्पिरेशन ही वो मेटाबॉलिज्म है जिसके नतीजे में बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है, और उसमें पहला स्टेप जो है वो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। नेक्स्ट है, द कंडीशन इन विच रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग द डैश अकामुलेट ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म टू फंक्शन रैपिडली इनफ। तो इसमें हमारे पास जो आंसर होगा, डैट विल बी, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी, डैट इज डेप्थ। हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डेप्थ। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी रिएक्शंस डेट अकर इन द TCA साइकिल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंजाइम। ठीक है, टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंजाइम, तो वो जी हमारे पास इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, डेट विल बी, डेट विल बी हमारे पास होगा 4। करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट ऑब्जर्वेबल इन TCA साइकिल। कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कि हमें TCA साइकिल में देखने को नहीं मिलता, तो वो है जी हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव आएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। नेक्स्ट है जी, एंटीरोमी पिगमेंट that is yellow for energy is। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डेट इज डियर स्टूडेंट जी। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें हमने साइटोक्रोम्स की अगर बात करें तो उसमें हमने सीक्वेंस बनाया था, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। तो यहाँ पे बी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन अमंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। तो वो हमारे पास है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो तीनों के अंदर मौजूद है। इसके लिए अगेन मैं स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारा वन शॉट लेक्चर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दिया गया है, उसको आप देखें। उसमें शुरू के अंदर ही, लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको तीनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंपेयर करके बताया गया है, और तीनों के अंदर आपको एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो लाजमी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज इन्वॉल्व्स इन। तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज बेसिकली एक एंजाइम है जो कि डियर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एम्डन मेयरहोफ परनास साइकिल। ठीक है, यहाँ एम्डन मेयरहोफ परनास पाथवे भी इसके लिए टर्म यूज की जाती है। बेसिकली साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप करने में जो है वो अहम किरदार अदा किया था, डेट इज ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है, फ्यूमा रेट के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसमें 4 कार्बन एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। NADPH को कौन ऑक्सीडाइज करता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोएंजाइम क्यू जो है वो करता है, और कोएंजाइम क्यू को फिर कौन करता है, बी करता है, और बी को फिर कौन करता है, देन सी करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द एक्टिवेशन ऑफ ATP सिंथेज ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ड्यू टू। तो ATP सिंथेज जो एंजाइम जो ATP बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस, इसमें हाइड्रोजन ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड बाय प्रोकैरियोट्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज 38। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे टर्म होती यूकैरियोट्स में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो कितने ATP बनते हैं, तो करेक्ट आंसर होना था 36। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, लिहाजा जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको ट्रांसफर करने में ATP की इस्तेमाल नहीं होती, ATP कंज्यूम नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ATP जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। सो टोटल यहाँ पे तादाद होगी 38। ये MCQs आपने बहुत ध्यान से जो है वो सॉल्व करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। आप पूरे क्रेब्स साइकिल को आप स्टडी कर लें, आपको लैक्टेट ये प्रोडक्ट आपको पूरे क्रेब्स साइकिल में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेप्टर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में जब एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर होता है तो सबसे पहले इसको कौन एक्सेप्ट करता है, तो वो ऑक्जेलो एसीटेट है। ये भी 4 कार्बन प्रोडक्ट है जो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन प्रोडक्ट को रिसीव करके 6 कार्बन प्रोडक्ट सिट्रेट जो है वो बनाती है, जिसको हम सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पायरोवेट, द नंबर ऑफ पायरोवेट रिक्वायर टू प्रोड्यूस 2 एथानॉल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के दौरान जो है अल्टीमेटली एक पायरोवेट जो है, एक पायरोवेट से एक ही मॉलिक्यूल एथानॉल का बनता है ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन बीइंग कंज्यूम्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती इज रेप्लिनिश्ड बाय, तो उसकी जगह जो है उसको फिर रेप्लिनिश कौन करेगा, उसको रेप्लिनिश जो है वो करेगा हमारे पास फोटोफास्फोरिलेशन। ठीक है, फोटोफास्फोरिलेशन, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज रूबिस्को। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी प्रोबेबली यही होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का लिटरली मतलब क्या है, डेट इज स्प्लिटिंग ऑफ ग्लाइकोमीन ग्लूकोज। वेरी सिंपल एमसीक्यूज हमारे पास था। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पाथवे एंड अप विद प्रोडक्शन ऑफ वाटर। तो किस प्रोसेस में वाटर की प्रोडक्शन होती है, तो जी रेस्पिरेटरी चेन में लास्ट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, जिससे फिर रेस्पिरेटरी चेन में वाटर जो है वो बनता है। नेक्स्ट है जी, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट है जी वो हमारे पास है अल्कोहल एथानॉल, जिसको हम कहते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट बनता है, तो वाटर जो है वो बनता है जी रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जो है वो बनता है। नेक्स्ट है जी निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD+ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो NAD है ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, तो NAD जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल है निकोटीनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है कोएंजाइम की, इट इज अ कोएंजाइम। नेक्स्ट है जी ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट किसके अंदर बनती है जी, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बनती है कैल्वन साइकिल के अंदर। ठीक है, इररेलेवेंट एमसीक्यूज है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। विच ऑर्गेनेली एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल एंड यूज टू मेक एटीपी, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यही वजह है कि हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय विच एंजाइम इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो है जी हमारे पास साइटोक्रोम बी। इट इज द एनर्जी यील्डिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा स्टेप है जो कि एनर्जी को जो है वो यील्ड करता है, तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनती है, ये तो एमसीक्यू नहीं है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में याद रखिएगा ये प्रेपरेटरी फेज के जो है वो पॉइंट्स हैं। 1,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट से जब 3 फास्फोग्लिसरेट, तो ये अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1,3 बिस्फास्फोग्लिसरेट। कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट है, कार्बन नंबर 3 पे भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 पे। इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पे जो फास्फेट है वो रिमूव हो गया है। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट स्टेप नंबर 7 की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 7 की जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। तो वो हमारे पास क्या है, इमीडिएट रिजल्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हमारे पास, तो वो क्या होता है जी, डेट इज, उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो हमारे पास क्रिएट होता है, जिससे फिर एटीपी बनती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, चेन में अप टू डाउन, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी की मदद से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को पंप किया जाता है। ठीक है, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है और फिर एटीपी सिंथेज उसमें हेल्प करता है एटीपी की प्रोडक्शन में। इसके लिए आपको कीमी ऑस्मोसिस, वैसे तो ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन आप इसको एक बार देख सकते हैं, या इसी एमसीक्यूज को आप याद कर लें। विच ऑर्गेनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या बनता है जी हमारे पास पायरोविक एसिड। in anaerobic respiration in anaerobic respiration only what percentage of the energy present within the chemical bond of glucose is converted into ATP। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के अंदर जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उसकी कितने परसेंट एनर्जी को एटीपी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, तो वो है जी हमारे पास 2%।
ठीक है। जब हम एरोबिकली बात करेंगे तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन एनएरोबिक में चूंकि क्या होता है, पार्शियल होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2%। ठीक है, एन एरोबिक में 2% होती है। और अगर हम यहाँ पे लिखा होता, डियर स्टूडेंट, एरोबिक लिखा होता, तो फिर आपने यहाँ पे लिखना था 100%, ये याद रखना है आपने। ठीक है। और 100% जो है ये कितने बनते हैं, 38 एटीपी मालिक्यूल्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और इन केस ऑफ एनारोबिक में कितने एटीपी मालिक्यूल बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, डेट इज 2 एटीपी जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब हमने कहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से बाइंड करके क्या बनाती है, अल्टीमेटली ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है, सॉरी, मेटाबॉलिक ऑक्सीजन ही कह रहा हूं, मेटाबॉलिक वाटर जो है वो बनाती है। विच इज द मोस्ट कॉमन एनर्जी कैरियर इन द सेल्स। तो एनर्जी में सबसे जो मेन कैरियर है वो अल्टीमेटली क्या है, एनर्जी को कैरी कौन करता है जी, एटीपी कैरी करता है। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बेसिकली फोटो सिस्टम के अंदर है। तो फोटो सिस्टम में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है कैरोटीनाइट से, यहाँ पे सीक्वेंस ठीक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, कैरोटीनाइट से क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल बी से फिर जाती है क्लोरोफिल ए में। याद कीजिएगा, ये भी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज का पार्ट है बेसिकली। द ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फास्फेट ऑफ एटीपी। एटीपी का जो आखिरी वाला फास्फेट जब तोड़ा जाता है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है जी, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कंप्लीट किस में होती है, तो वो जी होती है एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रेस्पायरेशन में होती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास रेस्पायरेशन में नहीं होती। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। अब एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसमें गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है, कैंसर सेल्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई नंबर ऑफ एटीपीज फॉर कैंसर सेल। तो कैंसर सेल्स बड़ी तादाद में एटीपी बनाते हैं, तो कौन सा प्रोसीजर है जिसके जरिए कैंसर सेल बड़ी तादाद में एटीपी बना रहे होते हैं, तो वो है जी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पायरेशन इज, तो वो क्या है जी, एरोबिक रेस्पायरेशन में डेट इज फाइनल एज द फाइनल प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में वो जो ऑक्सीजन लास्ट पे होती है वो क्या करती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है और वाटर मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिक वाटर बनाती है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया। करेक्ट सीक्वेंस साइटोक्रोम्स का आपको बता दिया था मैंने, डेट इज साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड देन ए3 आ जाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी। what is the net gain of ATP in the correct pathway, sorry, what is the net gain of ATP in glycolysis if it occurs ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में जो नेट एटीपी है, मतलब ओवरऑल जो हमारे पास एटीपी बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 एटीपी। याद कीजिएगा, जब आप ग्लाइकोलिसिस की ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ेंगे तो उसमें 4 एटीपी बन रहे होंगे, 2 इस साइड पे बन रहे होंगे, 2 एटीपी इस साइड पे बन रहे होंगे और 2 एटीपी इस साइड पे बन रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप गौर कीजिएगा, प्रेपरेटरी फेज में ऊपर 2 एटीपी कंज्यूम भी होते हैं, लिहाजा 2 एटीपी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो ओवरऑल नेट प्रोडक्ट कितनी होगी ग्लाइकोलिसिस की, वो 2 एटीपी ही होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो करेक्ट पाथवे है वो क्या होता है, तो सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो पहला स्टेप अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस ही होगा, जिसके नतीजे में पायरोवेट बनेगा। फिर डियर स्टूडेंट, वो जो पायरोवेट बनता है ना, उस पायरोवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जाती है, फिर जो है वो अल्टीमेटली रिडक्शन की जाती है एंड देन जो है वो क्या बनती है, अल्कोहल जो है वो बनती है। तो ये थर्ड हमारे पास जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली एक रिडॉक्स प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस, सॉरी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है।
ऑक्सीडेशन क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, NADH और FADH, उसमें से हाइड्रोजन जो है वो क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। अ मेटल को फैक्टर विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस की सिंथेसिस में कौन सा मेटल है जो कि को फैक्टर के तौर पर यूज होता है? तो वो है जी मैग्नीशियम आयन। द इनिशियल स्टेप इन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में जो पहला स्टेप है वो हमारे पास सिंपली ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी FADH2। FADH इज प्रोड्यूस्ड इन, तो FADH कहाँ बनता है जी? ये क्रैब साइकिल के अंदर जो है वो बनता है। FADH कहाँ पे बनता है? ये क्रैब साइकिल के अंदर जो है वो बनता है। विच टू रिएक्शंस अकर ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन में कौन से दो रिएक्शंस होते हैं जी? उसमें ATP बनती है और NADPH ऑक्सीडाइज होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है टू रिड्यूस वन मालिक्यूल ऑफ कार्ब ऑक्सीजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड हाउ मेनी मालिक्यूल्स ऑफ NADH इज ऑक्सीडाइज। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 4 and 2। ठीक है, 4 and 2 जो है वो हमारे पास होगा। ठीक है, क्योंकि दो हमारे पास देखें, दो हमारे पास NADH जब होंगे हमारे पास, वो कहता है टू रिड्यूस वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन पास होने जरूरी हैं। ठीक है, उसके लिए कितने NADH रिक्वायर्ड होंगे? 2 NADH जो है वो रिक्वायर होंगे। देखिए जी, हमारे पास ये लेट से ये NADH है, ये हमारे पास NADH है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, टोटल बन जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन, अब देखिए O2 लिखा हो, एक ऑक्सीजन से मिलेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन से मिलेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है और एनर्जी बनती है। इन रेस्पिरेटरी चेन इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट डायरेक्टली बाइंड ऑक्सीजन, तो हमने पढ़ा था कोएंजाइम क्यू है, बी है, सी है, ए है, A3, एंड देन ऑक्सीजन के साथ कौन सा कैरियर बाइंड करता है जाके? डेट इज साइटोक्रोम A3। विच एंजाइम इज यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? डेट इज डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट है द ATP सिंथेसिस इन प्लांट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कॉल्ड फोटोफास्फोरिलेशन। ठीक है, लाइट की मौजूदगी में जब ATP बनेंगे तो उसे फोटोफास्फोरिलेशन कहा जाएगा। हाउ डज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरेट ATP, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है जी, डेट इज कीमी ऑस्मोसिस, वो प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है? कीमी ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है जी? एनर्जी जो है वो बनती है। अच्छा जी, वेयर डज द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस, तो कहाँ पर होती है ये फोटोफास्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोरिलेशन कहाँ पे होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फ्रॉम वन पायरोवेट पासिंग थ्रू क्रेब साइकिल हाउ मैनी NADH आर फाउंड। ठीक है, फ्रॉम वन पायरोवेट, एक पायरोवेट है जो क्रेब साइकिल से गुजरता है, तो कितने NADH2 जो है वो बनते हैं? तो हमारे पास बनते हैं 3 NADH2 जो है वो बनते हैं 3। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फास्फेट, डेट इज 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास होता है मेटाबॉलिक वाटर। हाउ डज पायरोवेट एंटर द क्रेब साइकिल आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, तो उस पायरोवेट को क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, देन वो फिर क्रेब साइकिल में जो है वो एंटर हो पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एसिटाइल कोएंजाइम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में क्या रिलीज करता है? ATP रिलीज करता है, NADH और FADH2। अब ये किस में होता है जी? ये क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं। जब एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब साइकिल में एंटर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और साथ में ये सारी चीजें जो है वो बनती हैं।
नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल लिंक बिटवीन मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो वो है जी हमारे पास एटीपी ही बेसिकली केमिकल लिंक होता है कैटाबॉलिज्म में भी और एनाबॉलिज्म में भी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एमसीक्यूज है, रिपीट हो रहा है, 7.3 किलो कैलोरी आएगा हमारे पास। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन है जी। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल के फाइनल में दोबारा से वही स्टार्टिंग कंपाउंड बन जाता है ऑक्सैलो एसीटेट, 4 कार्बन कंपाउंड है, क्रेब साइकिल आपको याद करना होगा। द प्रोडक्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज फ्यूमेरिक एसिड। तो सक्सीनेट से आगे क्या बनता है, फ्यूमारेट बनता है, या जिसको हम फ्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं। फिर इससे डियर स्टूडेंट्स आगे क्या बनता है, फ्यूमारेट से फिर आगे बनता है ऑक्सैलो एसीटेट, सॉरी मालेट, एंड देन फिर हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट बनती है, इसको रहने दें आप। नेक्स्ट है जी, इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरोविक एसिड किस में ब्रेक होता है, अल्टीमेटली एथानॉल में कन्वर्ट होता है। वेयर डज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर एस्पिरेशन अकर, तो सेलुलर एस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है जी ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट में, डेट इज साइटोसोल। डियर स्टूडेंट्स, अगर साइटोसोल दिया होगा तो इसको ही आप टिक करेंगे, अगर साइटोसोल का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा साइटोप्लाज्म। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस होता है। नेक्स्ट है जी, पायरोवेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू, तो वो किसके जरिए होती है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए भी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होती है पायरोवेट की, एंड देन क्रेब साइकिल में वो एंटर होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये ऑल ऑफ दीज के अंदर जो है वो आ जाएगा। हमने पढ़ा था शुरू में एक एमसीक्यूज पढ़ा था, पायरोविक एसिड की प्रोसेसिंग कितने वेज में होती है, तो वहां पे हमने पढ़ा था 3 वेज, तो वो 3 वेज यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। अच्छा जी, जो ग्लाइकोलाइसिस की जो पे ऑफ फेज होती है, ठीक है, द पे ऑफ फेज जो ग्लाइकोलाइसिस की होती है, उस पे ऑफ फेज को हम क्या नाम देते हैं, द पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज नोन एज, ठीक है, पे ऑफ फेज में क्या होता है जी, एटीपी बनती है, इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज भी कह सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से जो टोटल एनर्जी बनती है वो कितनी बनती है जी स्टूडेंट, तो वो बनती है हमारे पास 36 to 38। 36 किस में बनते हैं, यूकैरियोट्स में, और 38 किस में बनते हैं, प्रोकैरियोट्स में। इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज भी डियर स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी जो है वो किया था। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी का बनना, डेट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल में कौन सा कंपाउंड है जो 5 कार्बन होता है, तो वो हमारे पास होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट हमारे पास एक 5 कार्बन जो है वो कंपाउंड है। नेक्स्ट है क्रैब साइकिल कहाँ पे होता है, तो क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम क्या कहते हैं, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास होती है इन क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए क्रिस्टाई क्या है, क्रिस्टाई इज अ फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अभी ऑप्शन में क्रिस्टाई की जगह वो इनर मेम्ब्रेन भी लिख सकता था, ठीक है। तो याद कीजिएगा स्टूडेंट्स के जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां पर होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में, द लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्रेब साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो क्रेब साइकिल कहां पर होता है, क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन की अगर हम बात करें तो ये कहां पर होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अब माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन चूंकि फोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है, उन फोल्डिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, डेटा नोन एज क्रिस्टाई। नेक्स्ट है जी, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स अक्रॉस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कीमियोस्मोसिस,
उसके लिए चाहिए होती है एनर्जी। पंप करना है लो टू हाई तो अल्टीमेटली एटीपी रिक्वायर्ड होगी। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 2। ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल जो एटीपी बनते हैं वो 4 बनते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में 4 बनते हैं, लेकिन प्रेपरेटरी फेज में चूंकि 2 इस्तेमाल भी हो जाते हैं, सो ओवरऑल नेट प्रोडक्ट कितनी होगी हमारे पास, 2 होगी। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है जी, कहाँ से स्टार्ट होती है? अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होती है, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। सो इसका मतलब है कि उसमें क्या किया जा रहा है, फास्फेट को जो है वो ऐड किया जा रहा होता है। अच्छा जी, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज अकर्स इन, तो वो कौन सा प्रोसेस है, डेट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म? अब साइटोसोल का ऑप्शन नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डेट इज साइटोप्लाज्म। Each NADH molecule carrying protons to the electron transport chain can produce how many molecules of ATP? तो एक NADH मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या रेस्पिरेटरी चेन में एंटर होता है तो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। याद दहानी के लिए बताता चलूं, एक FADH2 मॉलिक्यूल से कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो टोटल हमारे पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट होते हैं। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो कौन सा कंपाउंड है जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर कॉमन होता है, तो डियर स्टूडेंट वो है पायरोविक एसिड। चूंकि दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होती है और दोनों के एंड पे क्या बनता है, पायरोविक एसिड बनता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर ग्लाइकोलाइसिस एक्सेप्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यूज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास जी एमसीक्यूज है, द एडिशन ऑफ वन फास्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, दैट विल बी नोन एज फास्फोरिलेशन। तो एडिशन ऑफ फास्फेट इज नोन एज फास्फोरिलेशन, तो अल्टीमेटली फास्फेट ऐड किया जाएगा। ऑल द एंजाइम्स एसोसिएटेड विद वेरियस स्टेप्स ऑफ, all the enzymes associated with various steps of glycolysis are found in, वो तमाम एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलाइसिस के मुख्तलिफ स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अल्टीमेटली दे आर डिजॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट कंज्यूम एटीपी, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का कौन सा स्टेप है जिसमें एटीपी इस्तेमाल होती है, तो वो है जी हमारे पास स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 3 में एटीपी कंज्यूम होती है, और स्टेप नंबर 7 में और स्टेप नंबर 10 में एटीपी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, तो वो क्या होता है जी, क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड बनता है जब ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम से रिएक्ट करती है। साइटोक्रोम ए कॉम्प्लेक्स इज ऑक्सीडाइज्ड इन रेस्पिरेटरी चेन बाय, अब देखिए जरा, कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडाइज होता है साइटोक्रोम बी से, साइटोक्रोम बी सी से, बी सी जो है वो ए से, और साइटोक्रोम ए जो है इसको ऑक्सीडाइज कौन करता है, साइटोक्रोम ए 3 जो है वो करता है। ठीक है, साइटोक्रोम ए 3 जो है वो करता है, और ये साइटोक्रोम ए 3 जो है इसके बाद जो है वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो। अब यहाँ पर देखें ऑप्शन में ए 3 अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन करेक्ट आंसर होगा। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स ओनली इन, वो किस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डेट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज यील्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू, ठीक है, ग्लूकोज बहुत थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी जो है वो बनाती है। अब ये किस में होता है जी, अल्टीमेटली एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें 2 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट है द एटीपी मॉलिक्यूल यूज्ड बाय सेल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस रिएक्शन एक्सेप्ट, तो एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी यूज होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होती है, नर्व कंडक्शन में भी यूज होती है, नहीं यूज होती तो वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से मूव करके लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन कैल्वन साइकिल इज, कैल्वन साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है 3 फास्फोग्लिसरेट 3 PGA। पहले वैसे तो बनती है अनस्टेबल कंपाउंड, लेकिन चूंकि अनस्टेबल होती है, वो पूछ रहे पहली स्टेबल कौन सी बनती है, तो वो है 3 फास्फोग्लिसरेट। इसके लिए आपको कैल्वन साइकिल याद होना चाहिए। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारे पास,
आप एमसीक्यूज याद कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड NADPH एंड ATP मालिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज वन ग्लूकोज मालिक्यूल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द C3 पाथवे। हमारे पास कितने होंगे जी? 6, 12 और 18। कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने NADPH2, कितने ATP मालिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे टू सिंथेसाइज वन ग्लूकोज मालिक्यूल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ C3। अब C3 पाथवे जो है, ये हमारे पास क्या है जी? हमारे पास इसमें 6 आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। NADPH2 हमारे पास 12 आ जाएंगे, और ATP हमारे पास कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। ये आपने जी याद रखना है, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द वे ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड डिपेंड ऑन, ठीक है। ग्लूकोज की जो मेटाबोलाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? कि ग्लूकोज कितनी ब्रेकडाउन होगी, डिपेंड करेगी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आ रिएक्शन आइडेंटिकल टू ग्लाइकोलिसिस मे हैव अकर्ड इन, वो किसके अंदर हुआ होगा? फर्स्ट सेल दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अर्थ, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस NADP, NADP को रिड्यूस करने के लिए कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे? तो वो हमारे पास होते हैं जी 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। इन प्रिमिटिव सेल्स एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू, पुराने सेल्स में जो एनर्जी थी वो कैसे बनाई जाती थी? तो प्रिमिटिव सेल्स में जो एनर्जी थी वो बनाई जाती थी थ्रू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, alcoholic fermentation. The molecular mechanism of oxidative phosphorylation takes place in conjunction with the respiratory chain in the, ये किसके अंदर होगा जी? The molecular mechanism of oxidate, that is inner membrane of mitochondria. इन क्रैब साइकिल सक्सीनेट इज ऑक्सीडाइज टू रिड्यूस, तो क्रैब साइकिल में सक्सीनेट से जो है वो फिर आगे जो है वो क्या बनता है? क्रैब साइकिल में सक्सीनेट से आगे क्या बनता है जी? हमारे पास सक्सीनेट से आगे फ्यूमारेट बनता है, और इसमें किस चीज की ऑक्सीडेशन होती है? FAD की ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट है, क्रैब साइकिल स्टार्ट्स विद एंट्री ऑफ अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर होता है, ऑक्सैलो एसीटेट से रिएक्ट करता है। मालेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट बाय, इसमें क्या होगा जी? NAD जो है मीडिएटेड ऑक्सीडेशन होगी, NADH2 बनेगा। इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोथ साइटोक्रोम A एंड A3 आर रिड्यूस्ड बाय, इन दोनों को रिड्यूस कौन करता है जी? साइटोक्रोम C। अब देखिए रिड्यूस कह रहा है वो, तो ठीक है, C ऑक्सीडाइज होगा A और A3 से, जबकि रिड्यूस, ये दोनों रिड्यूस किससे होंगे? C से जो है वो रिड्यूस होंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड अकर्स इन, ठीक है। तो फूड से एनर्जी बनाई जाती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिसिस क्या बनाएगा जी? हमारे पास बनाएगा पायरोवेट। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है? ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन होती है, जिससे ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पर होती है? तो वो यीस्ट के अंदर जो है वो होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर होती है। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस प्रोसीडिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो आगे फर्दर रेस्पिरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड कर रही होगी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो आगे क्रेब साइकिल वगैरह चलेंगे, नहीं होगी तो अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। इन बायोलॉजी द टर्म रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन 2 वेज। एक हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। एक इंटरनल रेस्पिरेशन है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ATP बनती है। एट द एंड ऑफ कैल्वन साइकिल 3 molecules of 5 carbon ribulose phosphate are regenerated from 5 molecules of G3P। स्टूडेंट ये भी सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस थे रेस्पायरेशन से रिलेटेड, बेसिकली वो क्वेश्चन थे जो कि आप जानते हैं इस बार के सिलेबस में रेस्पायरेशन का टॉपिक जो है वो इंक्लूड था, तो इससे रिलेटेड जो पास्ट MD कैट MCQs थे वो आपको जो है वो करवा दिए गए हैं। आपसे अगेन जो है आपको रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप वन शॉट लेक्चर जो है वो इसका अच्छे तरीके से तैयार करें, देन उसके बाद आप इन MCQs की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं।